अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ ऑर्बिट। अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है उसको हम सेंट्रल फोर्स से वो मूव कर रहा है, तो वो जिस ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है उस ऑर्बिट की हमारे पास पोलर फॉर्म की। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन पे थोड़ा सा आते हैं। दिस डेफिनेशन इज बेसिकली द एरियल वेलोसिटी। दैट व्हाट इज द एरियल वेलोसिटी। अगर हम एरियल वेलोसिटी को डिस्कस करें तो बेटा फॉर एग्जांपल हम बात ये करते हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है और वो हमारे पास अलोंग सम कर्व मूव कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि वो इस कर्व के अलोंग हमारे पास मूव कर रहा है। हम कहते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल था वो हमारे पास फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे था P पे। ठीक है, कुछ टाइम हमारे पास गुजरता है, डेल्टा t टाइम स्पेंड होता है, तो हमारे पास वो पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा टाइम और स्पेंड होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था जो डेल्टा टी है हमारे पास 10 सेकंड, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10 सेकंड पास ऑन होते हैं और हमारे पास पार्टिकल इस पॉइंट क्यू पे चला जाता है। सिमिलरली हम कहते हैं कि हमारे पास 10 सेकंड और पास ऑन होते हैं, तो वो पार्टिकल कहीं उठ के इस पॉइंट आर पे चला जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे हमारे पास 10 से सेकंड्स पास होते रहेंगे, हमने एक टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया, हम कहते हैं वो 10 सेकंड, तो जैसे जैसे 10 सेकंड पास होते रहेंगे हम देखते रहेंगे कि उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जब वो पार्टिकल ने फर्स्ट 10 सेकंड कवर अप किए थे तो उसने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उसने ये वाला एरिया कवर किया। ठीक है, सेकंड पे हम बात करते हैं जब पार्टिकल ने नेक्स्ट 10 सेकंड्स कवर किए तो उसने ये वाला एरिया कवर किया। ठीक है, इसी तरह से हम हर एरिया को मैं फॉर एग्जांपल मैं उसको शेडेड करता रहता हूँ। नाउ द चेंज इन दैट एरियाज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि टाइम हमने फिक्स कर लिया कि जो हमारे पास टाइम है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू 10 सेकंड। ठीक है, वो कहता है कि आपने 10 सेकंड के बाद इनका एरिया फाइंड आउट कर लिया। नाउ इन एरिया में जो चेंज आ रहा है, द चेंज इन दैट एरियाज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली द एरियल वेलोसिटी। इसकी अगर मैं प्रॉपर सी डेफिनेशन लिखूं तो हमारे पास डेफिनेशन ये बनती है, वो कहता है द रेट at which area is swept by a particle moving along a curve। अगर मेरे पास एक पार्टिकल है वो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो उसने जो हर टाइम इंटरवल में एरिया कवर किया है उस एरिया में चेंज कितना है, मूविंग अलोंग अ कर्व। दिस इज बेसिकली द एरियल वेलोसिटी। नाउ लेट्स कम टू आवर एक्चुअल टॉपिक। दिस इज बेसिकली द पोलर फॉर्म ऑफ ऑर्बिट। जब हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है तो इस टॉपिक को डिस्कस करने में हमारे पास बेसिकली दो टास्क होंगे। फर्स्ट टास्क मैंने ये प्रूव करना है कि हमारे पास अगर पार्टिकल है वो पार्टिकल हमारे पास एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। और सेकंड जो हमारा टास्क होगा वो हमने ये शो करना है कि हमारे पास वो जो ऑर्बिट है, ठीक है, उस ऑर्बिट की हमारे पास पोलर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। यू कैन से दैट पोलर फॉर्म ऑफ differential equation of that orbit. These are the basically two main tasks जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करें। Now come to the first task. Let's see
हमें पता है बेटा कि हमारे पास अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो हमारे पास मूव कर रहा है, तो हमने अपने सेक्शन 7.5 में देखा था कि अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके जो हमारे पास रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट्स होते हैं ना एक्सेलरेशन के, वो हमने वहाँ पे फाइंड आउट किए थे। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास उसका रेडियल कंपोनेंट होंगे ना, मैं कैसे दैट वी नो कि जो हमारे पास उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के रेडियल कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज बेसिकली द ए आर। तो हमने कहा था दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू आर डबल डॉट, यहाँ पे डॉट का मीनिंग है कि द डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, और आर डबल डॉट का मतलब है डबल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस आर थीटा डॉट स्केयर। नेक्स्ट, सिमिलरली हमारे पास इसके जो रेडियल कंपोनेंट हमारे पास लिख लिया, और इसका जो हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट था ए ऑफ थीटा, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2r प्राइम और डॉट थीटा डॉट प्लस और थीटा डबल डॉट। नाउ ये जो हमारे पास इसका ट्रांसफर कंपोनेंट आया है, आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू, मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर डी ओवर डी टी ऑफ आर स्केयर थीटा प्राइम। और जब इस कंपोनेंट को ओपन करेंगे तो आपके पास यही वाली चीज़ होगी, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। नाउ हमने एक्सेलरेशन का रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट्स लिख दिए। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट्स ये हैं, मुझे पता है बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि हमारे पास जो फोर्स होती है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। बस सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास फोर्स एम ए की इक्वल होती है, फिर एम इज द मास एंड ए इज द एक्सेलरेशन। अब अगर बच्चे मैं यहाँ से जो फोर्स के रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट्स लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास फोर्स का रेडियल कंपोनेंट आएगा एफ ऑफ आर दैट शुड बी इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दिस इज बेसिकली द आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। और सिमिलरली हमारे पास जो फोर्स का रेडियल कंपोनेंट आएगा दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको, एंड दिस विल बी द एम ऑफ एम ओवर आर एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा। हमारे पास फोर्स के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ जाएंगे। नाउ हम इमेजिन ये करते हैं बच्चे कि जो हमारे पास फोर्स है ना वो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इट मीन्स कि हमारे पास हम बात ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है, वो एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये उसकी कर्व थी, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो पार्टिकल किसी पॉइंट p पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट p पे हमारे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। नाउ हम अज्यूम ये करते हैं कि अगर उसका पोजीशन वेक्टर r है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो फोर्स हमने लिखी है उस फोर्स का जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास जो हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है इसके अलॉन्ग होगा, और हमारे पास उसका जो ट्रांसफर कंपोनेंट होगा वो हमारे पास इस पोजीशन वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। नाउ अब चूंकि जो मेरे पास फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, इसका मतलब ये हुआ कि उस फोर्स के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे का सारा उसका कंपोनेंट उसकी सारी की सारी फोर्स अलोंग द रेडियस अलोंग द पोजीशन वेक्टर होगी। अब अगर मेरी सारी की सारी फोर्स अलोंग द पोजीशन वेक्टर है और ऑब्वियस ही बात है जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास फोर्स जो ओवरऑल होगी दैट हमारे पास उसका जो रेडियल कंपोनेंट आएगा फोर्स का, इट विल इंप्लाइज दैट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस एफ, क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट है
वो हमारे पास अलोंग द पोजीशन वेक्टर है, और जो हमारे पास एक्चुअल फोर्स है वो बेसिकली हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे के माइनस की इक्वल आएंगे। और सिमिलरली क्योंकि सारी की सारी फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अलोंग द पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब है इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट और साइड में नहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास फोर्स का, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास फोर्स का ट्रांसफर कंपोनेंट था जो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर था, वो तो बेसिकली जीरो होगा। नाउ अगर वो जीरो हो गया है तो मैं इससे लिख सकता हूं, मैं इक्वेशन को 1 और 2 का नाम दे देता हूं। लेट्स सी दिस इज द इक्वेशन 1, फॉर एग्जांपल दिस इज द इक्वेशन 2। अगर ये मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, सो वी कैन राइट, अभी मैं सिर्फ इक्वेशन 2 को यूज करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को यूज करते हुए बच्चे मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास एफ ऑफ आर की हमने यहाँ पे वैल्यू, सॉरी एफ ऑफ थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, हमने कहा था इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास उसका ट्रांसफर कंपोनेंट जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी विल गेट इट दैट m over r multiply by the derivative with respect to t of r square and theta dot that should be equal to 0, कि ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। नाउ अब चूंकि हमारे पास ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है ये वाला, ये तो बेसिकली एक स्केलर होगा ना, तो स्केलर इन दैट सेंस होगा क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास m है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मास है ना, पार्टिकल का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, अगर उसने ऑर्बिट उसने अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो ऑब्वियस ही बात है उसका पोजीशन वेक्टर कभी जीरो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब जीरो पोजीशन वेक्टर होने का मतलब ये होगा कि वो ओरिजिन पे पड़ा है, ओरिजिन उसने मूव ही नहीं किया, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर उसने कोई ना कोई ऑर्बिट एग्जीक्यूट करवाना है, किसी ना किसी ऑर्बिट को फॉलो करना है, तो उसको का पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हमारे पास m जीरो है और ना ही r जीरो है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो हमारे पास m ओवर r तो जीरो हो ही नहीं सकता, ना तो अनडिफाइंड है ना जीरो है, ठीक है। इसका मतलब है ये चीज जीरो नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास दो क्वांटिटीज थी, फर्स्ट क्वांटिटी इज दिस, सेकंड क्वांटिटी इज दिस, और दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रही थी। हमने कहा दिया कि जो फर्स्ट क्वांटिटी m ओवर r है ये तो जीरो नहीं हो सकती, तो इट विल इंप्लाइज जो सेकंड क्वांटिटी है फिर वही जीरो होगी ना। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि r स्क्वायर थीटा डॉट का जो डेरिवेटिव आ गया वो जीरो आ गया। अब अगर मुझे पता है कि अगर मेरे पास किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो आता है तो ये चीज़ इंप्लॉय करती है कि बेसिकली वो क्वांटिटी फिर स्केलर होगी, वो क्वांटिटी किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगी। स्केलर से ज़्यादा अच्छा बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगी। तो इट विल इंप्लाइज कि जो हमारे पास r स्क्वायर थीटा डॉट है दैट शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब चूंकि ये किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गया तो लेट्स सपोज हम इस कांस्टेंट को h कह देते हैं, से दैट कांस्टेंट इज बेसिकली h। नाउ लेट्स सी, नाउ कम टू द सिनेरियो कि हमारे पास सिनेरियो क्या है। हमारे पास सिनेरियो कुछ बच्चे इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल था, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो जो पार्टिकल था वो किसी उस कर्व के किसी पॉइंट t पे था, और वो कर्व हमारे पास दैट इज बेसिकली द कर्व, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 वो पार्टिकल यहाँ पे है और हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो उसका पोजीशन वेक्टर बन रहा है, दिस पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली द r। नाउ अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कर्व है हमारे पास, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास वो जो पार्टिकल है ना वो कुछ टाइम t गुजरने के बाद वो पार्टिकल वो किसी इस पॉइंट पे चला जाता है, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट, ठीक है। वो इस पॉइंट लेट्स सपोज q पे आ जाता है, ठीक है। अब इस q पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r था,
तो कुछ टाइम टी तो गुजरने के बाद हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ होगा ना, ठीक है। तो हम कहते हैं उस पोजीशन वेक्टर में जो चेंजिंग है, दैट पोजीशन वेक्टर में चेंजिंग इज बेसिकली इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। नाउ अगेन अगर हमारे पास यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर था, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ऑब्वियस बात है टाइम जैसे ही गुजरेगा, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है, जैसे पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ है, तो ऑब्वियस बात है एंगल भी चेंज हुआ होगा। हम कहते हैं जिस एंगल में जो चेंज आया है, दैट चेंज इज बेसिकली द डेल्टा थीटा। नाउ लुक एट दिस, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज बेसिकली आर। तो ये वाला एंगल बेसिकली हमारे पास जो कि परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, तो सॉरी क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये जो एंगल होगा बेसिकली दिस एंगल इज बेसिकली द 90 डिग्री। नाउ लुक एट दिस, हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, हमें बेसिकली ये एरिया फाइंड आउट करना है। लाइक लेट मी शो यू कि जो एरिया यहाँ पे कवर अप हुआ है ना, ये जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। नाउ अब आप ये अज्यूम करें कि ये जो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ये एरिया बेसिकली इस तरह से है कि हमारे पास जो टाइम पास ऑन हुआ है ना, वो बहुत ही स्मॉल टाइम पास ऑन हुआ है। लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास, हमें बेसिकली इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना था। हमारे पास कुछ इस तरह का सेगमेंट है, ठीक है, और मुझे इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। लाइक दिस इज द थिंग, मुझे इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेकर इस सेगमेंट का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, बेसिकली हमारे पास एक सेगमेंट है। नाउ लुक एट दिस, तब मुझे सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम अज्यूम ये करते हैं बेटा कि हमारे पास जो टाइम है ना, वो बहुत ही स्मॉल पास ऑन हुआ है, ठीक है। जैसे जो मैंने टाइम इंटरवल रखा था ना, कि जिसके बाद मैंने कहा था कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर आर था जो पी पे था, उसके बाद वो पार्टिकल क्यू पे चला जाता है, तो हमने कहते हैं कि जो हमारे पास ये टाइम पास ऑन हुआ है, ये बहुत टाइम कम पास ऑन हुआ है। अब जितना ये टाइम कम पास ऑन होगा, आप देखें कि जो आपको यहाँ पे जो कर्व नजर आ रही है, जितना हमारे पास इन सिंपल वर्ड आप कहें कि जितना ये जो क्यू है ये पी के करीब आता जाएगा, ठीक है, जितना ये क्यू पी के करीब आता जाएगा, उसी हिसाब से जो हमारे पास ये जो कर्व है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि जब पी और क्यू इतने स्मॉल हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, ठीक है, सेम पॉइंट नहीं है, लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो बेसिकली हमारे पास ये जो कर्व है ना, ये कर्व नहीं है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इस सेंस में कि जब पी और क्यू आपस में बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। अब चूंकि जो पी और क्यू हैं वो इतने पास आ चुके हैं, ये पास उसी वक्त आएंगे अगर जो मेरे पास टाइम इंटरवल था वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट हूँ, इतना स्मॉल हूँ कि वो टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है। वो जो डेल्टा टी हमने सपोज किया था, वो डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये आपस में डेल्टा टी है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बेसिकली आपको ये जो कर्व नजर आ रही है, जो सेगमेंट नजर आ रहा है, जब ये पी और क्यू आपस में बिल्कुल स्ट्रेट बिहेव करेंगे, स्ट्रेट लाइन के तौर पे बिहेव करेंगे, तो जो बेसिकली हमारे पास ये जो हमारे पास ओ पी क्यू है ना, बेसिकली ये बेसिकली बिहेव करेगा हमारे पास एज अ ट्रायंगल। अब अगर हमारे पास एज अ ट्रायंगल बिहेव करेगा, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना, उसको मैं डेल्टा ए से शो करता हूं, then it will implies delta a should be is equals to half base multiplied by the altitude, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास बेस है बेसिकली 1/2 r प्लस डेल्टा आर आपके पास बेस है, ठीक है। और जो आपके पास एल्टीट्यूड है, दिस इज बेसिकली द पी आर के भी मैं वैल्यू नहीं लिखता, लाइक पी आर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, क्लियर। नाउ लुक एट दिस, अब चूंकि मुझे पी आर की वैल्यू चाहिए बेटा, लुक एट दिस, हमने बात की थी, लेट मी रेज इट, मैं इसको रेज करना चाहूँगा यहाँ से, ठीक है। मुझे पता है कि जो हमारे पास पी आर है ना, इसको मैं अगर डिनोट करूँ तो मुझे पता है ये एंगल मेरे पास डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो हम वी कैन से दैट साइन ऑफ डेल्टा थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू, ठीक है, एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है r, और एल्टीट्यूड हमारे पास है पी आर। तो वी कैन से दैट इट विल इंप्लाइज दैट
the value of PR is basically equals to R multiplied by the sine of डेल्टा थीटा। तो अगर मैं वही वाली यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है डेल्टा ऑफ ए इज बेसिकली इक्वल्स टू हाफ R plus delta of R and the whole thing multiplied by the R sine of delta of theta. Now look at this. अगर हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल था वो बहुत स्मॉल था। अब अगर हमारे पास बच्चा टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा, इसका मतलब है ये जो पी और क्यू हैं, हमने कहा था ना कि ये बिल्कुल आपस में बिल्कुल पास हैं। तो अगर ये पी और क्यू आपस में बिल्कुल पास होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो डेल्टा थीटा है ना ये बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। और हमारे पास साइन की एक प्रॉपर्टी होती है, साइन की प्रॉपर्टी वो कहता है अगर थीटा जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, तो ये जो थीटा है ना ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है साइन ऑफ थीटा के। ये मतलब कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है अगर ये थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल, ठीक है, आपस में इक्विवेलेंट आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि चूंकि जो मेरे पास डेल्टा थीटा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डेल्टा थीटा है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द साइन ऑफ डेल्टा थीटा। ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है अगर मेरे पास जो डेल्टा थीटा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। इसका मतलब ये आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो कैन आई से दैट delta A is basically equals to 1/2 R plus delta of R and that will be the R delta theta. Is it okay? Now अब अगर मेरे पास जो भी टर्म आ रही है इस पूरी टर्म्स को मैं दोनों साइड पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ, सो वी कैन से दैट डेल्टा ऑफ A divided by delta t and that one will be equals to, ठीक है, 1/2 तो वैसे हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो वी कैन से दैट r plus delta r the whole thing multiplied by r delta theta the whole thing divided by डेल्टा ऑफ टी। हम दोनों साइड पे डेल्टा ऑफ टी से डिवाइड करते हैं। नाउ लुक एट दिस, हम बात ये कर रहे हैं बेटा कि ये दोनों के जो पॉइंट हैं वो इतने आपस में पास आ रहे हैं कि जो पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास r प्लस डेल्टा r है और इस r के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगा। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि तभी हमारे पास ये जो हम कह सकते हैं ना पी और क्यू आपस में स्मॉल इतने करीब आ गए हैं। जैसे जैसे पी और क्यू आपस में करीब आते रहेंगे, जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होता रहेगा, उसी हिसाब से r प्लस डेल्टा r और r का जो डिस्टेंस है वो भी कम होता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि पी और क्यू आपस में इतने पास हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो निग्लिजिबली स्मॉल है, तो मैं कह सकता हूँ कि r प्लस जो डेल्टा r है दैट वन विल बिहेव लाइक, ये r की तरह बिहेव करेगा। अगर ये r की तरह बिहेव करेगा तो कैन आई से दैट डेल्टा a ओवर डेल्टा t दैट शुड बी इक्वल्स टू हाफ r स्क्वायर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। नाउ अब अगर मैं दोनों साइड पे लिमिट ले लूं, लिमिट विद रिस्पेक्ट टू t, और मैं कह दूं कि लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग टू जीरो ऑफ डेल्टा a ओवर डेल्टा t एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिमिट लेते हैं तो ये हमारे पास चीज़ें वैसे बाहर आ जाएंगी 1/2 r स्क्वायर एंड हियर वी गेट लिमिट delta t approaching to 0 and this one will be the delta theta over delta t. So here we get, I'm sorry, this one will become, ये तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा ना, the instantaneous change of area with respect to t, so we can say this is basically the derivative of a with respect to t. Similarly this one will be the 1/2 r square
तो जो इतना एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू t. So we can say that this one will become d of a over dt. This is equals to 1 by 2 r square, and मुझे पता है the derivative with respect to 2 t को मैं डॉट से शो करता हूँ, तो इसमें विल बिकम थीटा डॉट. अब अगर आपको याद हो बेटा, हमने यहाँ पे बात की थी दैट आर स्केयर थीटा डॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने एच कह दिया था. सो कैन आई से दैट द डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, द चेंज इन द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी इज बेसिकली इक्वल्स टू एच ओवर 2, एंड दिस इज बेसिकली द, अगर h कांस्टेंट है तो h by 2 भी कांस्टेंट होगा. इसका मतलब है हमारे पास h by 2 भी कांस्टेंट होगा. इसका मतलब ये हुआ, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास एरियल वेलोसिटी है, द चेंज इन द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमने स्टार्ट में एरियल वेलोसिटी की डेफिनेशन की थी, दैट द, लुक एट दिस, द रेट एट विच द एरिया स्विफ्ट बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व, ठीक है, कि जिस हिसाब से उस एरिया में चेंज हो रहा है उस पार्टिकल के, जो पार्टिकल हमारे पास एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, वो एरिया में चेंज बेसिकली कांस्टेंट आ गया है. इसका मतलब है इट विल इंप्लाइज एरियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल moving along a curve under the action of a central force इज कांस्टेंट, कि हमारे पास जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आ रही. अब इसका मतलब यही हुआ कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास वो जो पार्टिकल होगा वो हर टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर अप करेगा वो एरिया सेम होगा. बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूँ, अगर आपको हम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में समझाऊँ कि यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं सन है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे पास जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है. तो हम बात ये कर रहे हैं कि अगर इसको मैं सेंटर मान लूँ, ठीक है, तो एक अगर मैं टाइम इंटरवल फिक्स करता हूँ, ठीक है, तो हर टाइम इंटरवल में जो अर्थ एरिया कवर करेगी ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम इंटरवल दिया था, उसने इसमें इतना एरिया कवर किया, सेकंड टाइम इंटरवल में इतना एरिया कवर किया. अगर मैं टाइम इंटरवल फिक्स कर लेता हूँ तो हर टाइम इंटरवल में वो अर्थ जो एरिया कवर अप कर रही है अराउंड द सन, दैट एरिया विल बी कांस्टेंट, वो एरिया सेम रहेगा. उस एरिया में जो चेंज आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, उस एरिया में चेंज कांस्टेंट रहेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है. दिस इज बेसिकली द थिंग. यही हम यहाँ पे इसको फर्स्ट हमारे टास्क था, हमने इसको यहाँ पे देखना था. सेकंड टास्क हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ऑर्बिट है ना उस पार्टिकल का, हमने उस ऑर्बिट की बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है इन पोलर फॉर्म, ठीक है. नाउ लुक एट दिस, हमने वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहाँ पे दो इक्वेशन सेटिस्फाई करवाई थी. ठीक है, मैंने इक्वेशन 2 कहा था, एक हमने इक्वेशन 1 कहा था. इक्वेशन 2 को तो लेके हमने एरियल वेलोसिटी वाला टास्क पूरा कर दिया. अब इक्वेशन 1 पे आते हैं. दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज बेसिकली इक्वल्स टू -f. सो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 the radial component of the force is basically equals to -f. so we can say that जो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू m and the whole thing is basically equals to r double dot minus r theta dot square, the whole thing is basically equals to -f. ठीक है. नाउ लुक एट दिस, अगर बच्चे हम ये करते हैं, लेट मी टेल यू कि इस साइड पे
मैं आर क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो जब मैं आर क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक आर ऊपर पहले पड़ा, तो ये बन जाएगा आर 4 थीटा डॉट स्क्वायर, और आर क्यूब से मैं डिवाइड कर देता हूँ, एंड द होल थिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ। नाउ लुक एट दिस, हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो कैन आई से दैट m मल्टीप्लाई बाय आर डबल डॉट माइनस, क्या इस पूरी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर आर डॉट द होल स्क्वायर एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय आर क्यूब, एंड द होल थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू द माइनस, ठीक है। नाउ अब मुझे पता है बच्चे कि हमारे पास बिकॉज आर डॉट आर स्क्वायर थीटा डॉट को हमने कहा था ये तो बेसिकली कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट की हमने वैल्यू दे दी थी, हमने कहा था ये कांस्टेंट बेसिकली एज के इक्वल हमने इसको लिख दिया था। तो कैन आई से दैट हियर वी गेट m आर डबल डॉट माइनस h स्क्वायर ओवर r क्यूब, and the whole thing is basically equals to the minus of force, ठीक है। now look at this, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल इक्वेशन 3। now look at this, let's come to the point, यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल सपोज कर रहा हूँ, हम कहते हैं कि let that u is basically equals to, हमने एक नया वेरिएबल सपोज किया u, और हमने कहते हैं ये u बेसिकली हमारे पास 1 ओवर पोजीशन वेक्टर की, तो इट मींस आई कैन से दैट इट विल आल्सो इम्प्लाई कि जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू r जो आ जाएगा दिस विल इक्वल्स टू 1 ओवर u, ठीक है। नाउ अगर जो हमारे पास r है वो 1 ओवर u के इक्वल आ गया है, तो वी कैन से दैट अगर मैं यहाँ पे इस r का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी कैन से दैट dr ओवर dt is basically equals to minus 1 over u square, and that one will be the du by d of t. Now look at this, can I say that this is basically equals to minus 1 over u square, ठीक है। और इस अगर मैं यहाँ पे du over dt पे चेन रूल अप्लाई करता हूँ, तो वी कैन से दैट दिस वन विल बी द du डिवाइडेड बाय द dt d theta, and that one multiplied by d theta over dt, clear। now look at this, हमने बच्चे बात की थी कि जो हमारे पास r है ना वो 1 ओवर u के इक्वल है, तो कहने से दैट दिस वन विल बी द माइनस r स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करूँ तो ये तो हमारे पास थीटा डॉट है ना, तो कहने से दैट दिस वन विल बी द थीटा डॉट, and that one will be the du over d theta, so it means this is equals to the, हमारे पास पता है r स्क्वायर थीटा डॉट बेसिकली h के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ this is equals to minus h du over d theta। now come to that point, हमारे पास dr और d theta की हमने वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। अब अगर मेरे पास जो dr ओवर dt की वैल्यू हमने अभी तक निकाली है, मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, तो हमारे पास आंसर आता है d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू, हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है माइनस h एंड द डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dt ऑफ du बाय डी थीटा, दैट थिंग। अब जो हमारे पास यहाँ पे d ओवर dt है, मैं अगर इस पर दोबारा चेन रूल अप्लाई करूँ तो आई कैन से दैट दैट थिंग विल बिकम सॉरी माइनस h d ओवर d थीटा ऑफ du बाय d थीटा, and again d theta over dt. Now I can say that this is equals to minus h
ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर एंड दिस थिंग विल बिकम थीटा डॉट। ठीक है, अब जब ये चीज़ हमारे पास थीटा डॉट के इक्वल आ गई है, सो अब कैन आई से दैट दिस वन विल बिकम माइनस एच डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर, और अगर इस साइड पे मैं आर स्केयर से मल्टीप्लाई करवा दूं और आर स्केयर से डिवाइड कर दूं। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन पड़ा है थीटा आर स्केयर थीटा डॉट, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू एच। तो अगर मैं इसको एच के इक्वल लिखता हूँ तो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन बनता है माइनस एच स्केयर ओवर आर स्केयर and that one will be the d square u by d theta square. Now look at this. Can I say that जो हमारे पास d square r over dt square की वैल्यू आ रही है, this is basically equals to minus एच स्केयर, और मुझे पता है कि जो हमारे पास 1 ओवर आर है ना वो यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो कैन आई से दैट 1 ओवर आर स्केयर इज बेसिकली इक्वल्स टू यू स्केयर, तो आई कैन से दिस इक्वल्स टू एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर। नाउ हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली हैं आर डबल प्राइम के, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू आर डबल डॉट। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पे एक इक्वेशन फोकस की थी, हमने इसको कहा था इक्वेशन 3, कम टू दैट इक्वेशन। ठीक है, मैं इसमें इस इक्वेशन में सिर्फ जो मेरे पास आर डबल डॉट की वैल्यू आई है वो वाली वैल्यू अगर मैं प्लग इन कर दूँ तो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा एम आर डबल डॉट की जगह उसकी मैं वैल्यू प्लग इन कर रहा हूँ, और वैल्यू हमारे पास ये माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर, ये हमारे पास आर क्यू स्केयर की वैल्यू आ गई है, आर डबल डॉट की वैल्यू हो गई, एंड माइनस दैट वन विल बी द एच स्केयर u cube, the whole thing is basically equals to the minus of force. ठीक है, now look at this, can I say that कि हमारे पास माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर ऑफ यू ओवर डी थीटा स्केयर and minus h square u cube, that one will be equals to minus force divided by the mass. अब जो फोर्स ओवर मास है, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं स्मॉल f के इक्वल लिखता हूँ, ठीक है, तो हमने ज्यूम कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स ओवर मास है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू स्मॉल f here, हमने कोशिश कर लिया कि ये इसके इक्वल आती है। नाउ लुक एट, अगर इसके इक्वल आती है तो हमारे पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा बच्चे, अब अगर मैं दोनों साइड पे माइनस एस के यू स्केयर से डिवाइड भी कर दूँ यहाँ पे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा डी स्केयर ऑफ यू ओवर डी थीटा स्केयर, एंड माइनस जब मैं एस के यू स्केयर से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ यू बचेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू द एफ ओवर h square u square. That's it. This is basically the differential equation of that orbit in polar form. तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमारे पास बेसिकली दो टास्क थे। फर्स्ट टास्क हमारे पास ये था कि हमने कहा कि हमारे पास एरियल वेलोसिटी क्या होती है, और हमने प्रूव ये कर दिया कि हमारे पास अगर कोई भी पार्टिकल एक सेंट्रल फोर्स के अंडर किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है
तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एरियल वेलोसिटी मींस कि उसने हर टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर अप किया है, उसने जो एरिया कवर अप किया होगा वो कांस्टेंट हो, ठीक है, उस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगी, हर टाइम इंटरवल के लिए उसका एरिया कांस्टेंट होगा। हमने देख लिया, अगर आप इसको रियल वर्ल्ड में भी देखें तो जब अर्थ है ना, जब वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो हर टाइम इंटरवल को अगर आप फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल आप टाइम इंटरवल कहते हैं कि आपके लिए टाइम इंटरवल 4 दिन है, तो हर 4 दिन के बाद आप देखेंगे कि उस अर्थ ने सन के इर्द गिर्द जो डिस्टेंस कवर अप किया होगा, जो एरिया कवर अप किया होगा, वो एरिया हर 4 दिन के बाद अगर आप मेजर करें तो वो सेम होगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया। और सेकंड में हमने देखना था कि फॉर एग्जांपल अब वो जो तुम्हारे पास पार्टिकल जिस ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उस ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होगी, हमने उस ऑर्बिट की इक्वेशन पोलर फॉर्म के अंदर फाइंड आउट कर, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।